हेलो, जय हिंद बच्चों। कैसे आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज आपका स्वागत है कक्षा 10 के इस नए लेक्चर में। तो हमने पिछले लेक्चर में अम्ल को कवर किया था, पूरी तरह हमने अम्ल को कवर कर लिया है। आज हम अपने इस नए लेक्चर में पढ़ेंगे क्षारक मतलब बेस, है ना। तो क्षारक के बारे में, क्षारक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, है ना। और जो क्षारक होते हैं ना, उनके भौतिक गुण क्या होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं, मतलब गुण क्या होते हैं, भौतिक गुण क्या होते हैं और रासायनिक गुण क्या होते हैं, है ना। तो इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। अम्ल क्या होते हैं सबको पता है, स्वाद में खट्टे होते हैं, H+ आयन देते हैं, है ना। तो आज क्षारक क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं, हम हेडिंग डालते हैं क्षारक। क्षारक क्या होते हैं? आपने देखा था कि जो अम्ल थे वो स्वाद में खट्टे थे, लेकिन जो क्षारक होते हैं ना, वो क्या होते हैं? क्षारक स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। अब ध्यान से समझो, क्षारक जो होते हैं स्वाद में कड़वे तो होते हैं, लेकिन उतने कड़वे नहीं जैसे कि मिर्च जितने कड़वे नहीं होते हैं ना। एक उनका अलग ही प्रकार का टेस्ट होता है, अलग ही प्रकार का स्वाद होता है ना। तो अभी बताएंगे, अभी आप समझ जाओगे किस प्रकार के कड़वे होते हैं। तो क्षारक जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। और जो क्षारक होते हैं ना, अम्ल क्या कर रहे थे? जल में घुलकर H+ आयन दे रहे थे ना। तो ये क्या करते हैं? क्षारक क्या करते हैं? लिखेंगे, और इसमें क्षारक जल में घुलकर क्या देते हैं? OH- आयन। क्या देते हैं? OH-, मतलब इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन, है ना, आयन देते हैं। देखो कैसी बात की हमने बताया कि जो क्षारक होते हैं ना, वो स्वाद में तो कड़वे होते हैं, और ये जल में जब घुल जाते हैं ना, अम्ल क्या कर रहे थे? जल में घुलकर H+ आयन दे रहे थे, और OH जो क्षारक हैं वो जल में घुलते हैं तो OH आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्या देते हैं? OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो बात इतनी क्लियर है, क्षारक क्या होते हैं, बात क्लियर है। अच्छा, जो अम्ल थे हमने देखा था, जो अम्ल थे वो क्या कर रहे थे? लाल लिटमस को नीला कर रहे थे ना। देखो क्षारक में नोट में हम लिख लेते हैं, नोट में लिखते हैं क्षारक में क्या लिखेंगे क्षारक किसको कर रहे थे? क्षारक किसको कर रहे थे? नीले लिटमस को लाल कर रहे थे ना। सॉरी, अम्ल क्या कर रहे थे? नीले लिटमस को लाल कर रहे थे ना। तो क्षारक क्या करेंगे? क्षारक लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। अम्ल क्या कर रहे थे? नीले लिटमस को लाल कर रहे थे। क्षारक क्या करता है? उसका उल्टा, लाल लिटमस पेपर जो होता है उसको नीला कर देते हैं। अच्छा, मान लिया हमारे पास नीला लिटमस पेपर हो, क्षारक में क्या हो? नीला लिटमस पेपर हो, और नीले लिटमस पेपर को क्षारक में डालें तो क्या होगा? तो देखेंगे कि जो नीला लिटमस पेपर होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, नीले को नीला ही रखता है ना। लाल लिटमस पेपर को केवल नीला कर देता है, ठीक है ना। क्षारक की ये पहचान है, ठीक है। और देखो क्षारक होते क्या है? अभी हमने बताया क्षारक क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं, बताया ना क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं क्षारक। कैसे पहचानेंगे कितने कड़वे होते हैं? तो उदाहरण ले लेते हैं हम इसको यहाँ से। क्षारक के उदाहरण क्या हो सकते हैं? इतना कड़वा कि मिर्च जितना नहीं, उससे कम। जैसे कि उदाहरण में साबुन आप नहाते समय, मुंह धुलते समय आपके कभी न कभी तो मुंह में थोड़ा सा साबुन तो गया ही होगा ना, झाग तो गया ही होगा ना। और अगर झाग गया है तो उसका टेस्ट तो आपको आया होगा ना। तो साबुन का टेस्ट कैसा होता है? मीठा होता है ना? मीठा होता है? नहीं, कैसा होता है? हल्का कड़वा होता है। कैसा होता है? हल्का कड़वा होता है। हाँ, मेरे भी मुंह में गया ना आते टाइम में, तो मुझे भी पता है इसका स्वाद। तो इसका जो साबुन का जो स्वाद होता है कैसा होता है? हल्का कड़वा होता है। और साबुन क्या होता है? क्षारकीय प्रवृत्ति का होता है। कैसा होता है?
क्षारक होता है साबुन। अभी आपको चैप्टर 4 में पढ़ाएंगे साबुन के बारे में, क्या होता है साबुन, कैसे बनता है साबुन, है ना, और किस तरह से इसका साबुन जो है कपड़े को साफ करता है, आप ही पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाएंगे 4th चैप्टर में। तो साबुन की प्रवृत्ति कैसी होती है, क्षारकीय, मतलब उसमें OH- आयन पाए जाते हैं। तो साबुन क्या है, साबुन क्या है, क्षार है। दूसरा क्षार क्या हो सकता है, दूसरा क्षार हो सकता है NaOH, देखो इसमें OH दिखाई दे रहा है, क्षार है भैया। KOH, देखो इसमें OH दिखाई दे रहा है, क्षार है। तो अब क्षारक क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं और जो जल में क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं। और ये क्षारक जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। बात क्लियर है। जैसे कि साबुन है, साबुन क्या क्या होता है, क्षारक होता है, इसमें OH- आयन पाया जाता है। और KOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो ये हो गई क्षारक की बात, इसको नोट कर लो, जल्दी नोट करो। नोट हो गया, नोट हो गया। चलो देखते हैं, अब इसी क्षारक के प्रकार देख लेते हैं। हमने अम्ल के प्रकार देखे थे, आज हम क्षारक के प्रकार देख लेते हैं। देखो क्षारक के प्रकार ऐसे समझ लेंगे क्योंकि हमने अम्ल के प्रकार पढ़ रखे हैं, अम्ल के प्रकार पढ़े हैं तो हमें क्षारक के प्रकार ऑटोमेटिक से पता हो जाएंगे। क्षारक के भी 2 प्रकार होते हैं, अगर अम्ल के 2 प्रकार थे तो क्षारक के भी कितने प्रकार होंगे, 2 प्रकार होंगे। कौन कौन से होंगे, एक होगा प्रबल क्षारक, प्रबल क्षारक, और एक होगा दुर्बल क्षारक, दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक, अच्छा प्रबल अम्ल क्या था, प्रबल अम्ल था जो जल में पूरी तरह घुल जा रहा था, वो प्रबल अम्ल था। तो क्षारक भी तो वही होगा ना, क्षारक भी क्या होगा, जो जल में पूरी तरह घुल जाए, क्या हो, जो जल में पूरी तरह घुल जाए। अब यहाँ पे मान लिया एक बीकर हमारे पास, उसमें भरा है जल, है ना, इसमें क्या भरा है, जल, और ऐसा क्षारक डालें जो पूरी तरह क्या हो जाए, घुल जाए, इसमें क्या हो जाए, पूरी तरह घुल जाए, उसे क्या कहेंगे, प्रबल क्षारक कहेंगे। और ऐसा, इसमें जल था बीकर में, इसमें ऐसा क्षारक डालें कि वो क्या हो जाए, पूरी तरह उसमें जो हो ना, पूरी तरह वो घुले ना, उसके जो OH- आयन है ना वो पूरी तरह ना घुले, उसे क्या कहेंगे, दुर्बल क्षारक कहेंगे। तो परिभाषा क्या लिखेंगे इसमें, प्रबल क्षारक में लिखेंगे, हम ऐसे ही बता दे रहे हैं क्योंकि लंबा फिर टॉपिक हो जाएगा। प्रबल क्षारक क्या होगा, प्रबल क्षारक लिखेंगे वे क्षारक जो जल में पूरी तरह घुल जाते हैं, है ना, जो जल में पूरी तरह घुल जाते हैं, या फिर जिनके आयन, जिनके OH- आयन जल में पूरी तरह घुल जाएं, उसे क्या कहेंगे, प्रबल क्षारक कहेंगे। दुर्बल क्षारक किसे कहेंगे, जो जल में, या जो क्षारक जल में पूरी तरह नहीं घुलते हैं, जो क्षारक जल में पूरी तरह नहीं घुलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं दुर्बल क्षारक। बात क्लियर है ना, ठीक है, इसको अपने आप से नोट कर लेना, नोट कर लेना, ठीक है। इसके आगे देखो क्या हो सकता है, देखो क्षारक खत्म। देखो अब क्या करेंगे, क्षारक के प्रकार हो गए खत्म, क्षारक के प्रकार के बाद आते हैं क्षारकों के गुण पर। क्या आते हैं, क्षारकों के गुण, क्षारक के गुण। और बताओ क्षारक के गुण कितने होते हैं, क्षारक के गुण कितने होते हैं, जितने अम्ल के गुण उतने क्षारक के गुण। 2 ही गुण होते हैं, क्षारक के भी 2 गुण होते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। कौन कौन से, पहला हो गया भौतिक गुण। तो भौतिक गुण के बारे में पहले जानकारी लेते हैं भैया। क्षारक के 2 गुण हैं, पहला है भौतिक गुण, और भौतिक गुण के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हमको तो पता है, क्या पता है, कि जो क्षारक होता है ना वो क्या होता है, कड़वा होता है। क्या होता है, क्षारक स्वाद में कड़वा होता है। दूसरा क्या होगा, क्षारक लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है भैया, नीला कर देता है। क्या करता है, नीला कर देता है। तीसरा पॉइंट क्या होगा, अभी हमने बताया था साबुन क्या होता है, क्षार की प्रवृत्ति का होता है। तो क्षारक साबुन की तरह चिकना होता है। क्या लिखेंगे, क्षारक साबुन की तरह चिकना होता है। ठीक है भैया, साबुन, क्षारक जो होता है साबुन की तरह कैसा होता है, चिकना होता है। और क्या होता है, आप देख रहे थे कि जो अम्ल था ना,
अम्ल क्या कर रहा था, एक संक्षारक की तरह कार्य कर रहा था। तो क्षार भी ऐसे ही होगा, क्षार या क्षारक अम्ल की तरह संक्षारक का कार्य करता है। देखो भैया, देखो क्या है, कह रहा है कि भौतिक गुण में क्या है, पहले से पता है क्षारक का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है, ठीक है। आपको पता है दूसरा भौतिक गुण क्या हो सकता है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है, क्षारक कर देता है ना, ठीक है। तीसरा क्या है, क्षारक है ना साबुन की तरह चिकना होता है। कैसा होता है, साबुन की तरह चिकना होता है। जैसे साबुन होता है ना चिकना, हाथ में रखो फिसल जाता है, वैसे ही क्षारक जो है ना अम्ल की तरह संक्षारक का कार्य करता है। संक्षारक मतलब जैसे अम्ल ना किसी भी धातु के संपर्क में आने से क्या कर रहा था, उस धातु को संक्षारित कर रहा था, बेकार कर रहा था, वैसे ही क्षारक भी है। क्षारक क्या करेगा, किसी भी धातु के संपर्क में आएगा, क्या कर देगा, उस वस्तु को बेकार कर देगा। तो ये तो भौतिक गुण की बात हुई। क्या है की बात हुई, भौतिक गुण की। इनको नोट करो, जल्दी नोट करो, एक सेकेंड में जल्दी से। हो गया नोट, चलो देखते हैं। अब भौतिक गुण हो गए खत्म क्षारक के। आज क्षारक खत्म ही कर देना है हमें, क्षारक क्या करना है आज, खत्म कर देना है। तो अम्ल खत्म, क्षार खत्म, फिर देखेंगे क्षारक के भौतिक गुण खत्म। अब डालते हैं डी, क्षारक के रासायनिक गुण। अब क्षारक के रासायनिक गुण क्या हो सकते हैं, हमने क्या देखा था, सबसे पहले अम्ल में धातु से क्रिया करवाई थी। चलो करवा लो ना, क्षारकों में भी धातु से क्रिया करवाओ, धातु से क्रिया। क्षारकों की क्या करोगे, धातु से क्रिया। अब लो, यहाँ पे ले लिया हमने कोई भी धातु ले ली, क्या ली, कोई भी एक धातु ले ली। मान लिया यहाँ पे हमने जिंक ले ली, कौन सी धातु, जिंक, Zn, जिंक धातु है। अब जिंक की क्रिया हम किससे करवाएंगे, क्षारक से। क्षारक कोई भी NaOH क्षारक है, ठीक है, NaOH क्षारक के साथ करवाई, प्राप्त क्या होगा, हमें पता है किसी भी क्षारक की जब जिंक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तब क्या प्राप्त होता है, वही धातु का लवण। क्या प्राप्त होता है, धातु का लवण प्राप्त होता है और हाइड्रोजन मुक्त होती है। ये हमने पढ़ा था अम्ल में भी क्या पढ़ा था, जब किसी धातु की क्रिया हम किसी अम्ल से करवा रहे थे तो प्राप्त क्या हो रहा था, धातु का लवण और हाइड्रोजन मुक्त हो रही थी ना। देखो यहां भी क्या प्राप्त होगा, ये धातु, पहले हाइड्रोजन मुक्त कर दो, जो हाइड्रोजन हमने क्या कर दिया, मुक्त, निकाल दी। क्यों निकाली, क्योंकि जिंक जो है हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, सक्रिय है, ठीक है ना। अब जिंक का लवण बनेगा, क्या बनेगा, जिंक का लवण क्या होता है, Zn, सोडियम भी बचा, ऑक्सीजन भी बचा, तो क्या बनेगा, Zn, जिंक का लवण क्या बचेगा, Zn नहीं, पहले सोडियम लेके आओ, ये आगे आएगा Na2ZnO, ऐसा कुछ बचेगा ना, क्या बचेगा, सोडियम आएगा बाहर, ठीक है, जिंक आएगा, ऑक्सीजन आएगा। अब सोडियम की संयोजकता एक्सचेंज करेंगे तो Na2ZnO2, क्या बचेगा, Na2ZnO2, इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। क्या होता है, सोडियम जिंकेट। ये क्या होता है, ये होता है जिंक, सोडियम का लवण, काय का लवण, सोडियम का लवण, क्या होता है, सोडियम लवण होता है, या फिर धातु का जो जिंक लिया था उसका लवण होता है। तो बात समझ आई कि धातु से जब क्रिया कराएंगे, किसी भी धातु से हम क्रिया करवाएंगे किसी क्षारक की, तो प्राप्त क्या होगा, उसी धातु का लवण प्राप्त होगा और हाइड्रोजन मुक्त होगी। बात क्लियर है, नोट करो। अभी इसका अगर परिभाषा की बात करें, कैसे लिखोगे, परिभाषा लिखनी है, जब किसी धातु की क्षारक से क्रिया करवाते हैं तब धातु का लवण और हाइड्रोजन मुक्त होती है, धातु का लवण प्राप्त होता है और हाइड्रोजन मुक्त होती है, लिख सकते हो आप परिभाषा में, ठीक है ना। जल्दी से नोट करो, आगे बताते हैं। हो गया, ठीक है। देखो अभी हमने कल पढ़ा था धातु कार्बोनेट से क्रिया, किसकी, अम्ल की, किया था ना, क्या किया था, धातु कार्बोनेट से क्रिया, अम्ल में किया था ना, अम्ल की धातु कार्बोनेट से क्रिया की थी हमने,
कार्बोनेट क्या था, कार्बोनेट CO3 था, CO3 था किसी धातु के साथ, यहाँ पे सोडियम के साथ मान लो Na2CO3, सोडियम के साथ कार्बोनेट लगा दिया जाए तो ये धातु का कार्बोनेट है। क्या है, धातु का कार्बोनेट। किसका, कौन सी धातु, सोडियम का कार्बोनेट, है ना। तो धातु कार्बोनेट से क्रिया, अभी क्या करेंगे यहाँ पे, अब किसी भी धातु कार्बोनेट से क्रिया, अगर मान लिया वही हमने धातु कार्बोनेट लिया Na2CO3 और इसके किसी भी क्षारक के साथ, इसके किसी भी क्षारक के साथ KOH के साथ मान लिया अभिक्रिया करवा दो, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो लिखेंगे अभिक्रिया संभव नहीं है। बात क्लियर है। क्षारक में किसी भी धातु कार्बोनेट से क्रिया नहीं होगी। बात क्लियर है, याद रखेंगे, क्षारक में किसी भी धातु कार्बोनेट से क्रिया नहीं होगी। बात क्लियर है, ठीक है। अब बात अगर हमने धातु कार्बोनेट की, अभी करवाते हैं अम्लों से क्रिया। खत्म, सेकेंड पॉइंट था ये, दूसरा पॉइंट। अब देखते हैं अम्लों से क्रिया करवा के, देख लो भाई, अम्लों से क्रिया करवाओ किसकी, क्षारक की। देखो रखते हैं तीसरा पॉइंट जो है हमारा, तीसरा पॉइंट है क्या है, अम्लों से क्रिया। लो अब कोई भी अम्ल लो, एक देखो अम्ल लेते हैं, अम्ल ले लिया सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 ले लिया, H2SO4, और इसी सल्फ्यूरिक अम्ल की क्षारक से, कोई भी एक क्षारक ले लो, अब क्षारक NaOH ले लिया, ठीक है, NaOH ये क्षारक लिया। अब जब हम इसकी किसी भी अम्ल की किसी भी क्षार से अभिक्रिया करवाएंगे तो प्राप्त क्या होगा, हमें पता है, सबसे पहले तो जल प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है, और फिर उस धातु का लवण प्राप्त होता है। देखो H2 और यहां से हाइड्रोजन आया, H2 नहीं, यहां से हाइड्रोजन आया, यहां से OH आया, तो जल निकल गया, बचा क्या, सोडियम सल्फेट, Na का सल्फेट बचेगा, मतलब इसी धातु का लवण बचेगा, लवण बचेगा ना, तो सोडियम सल्फेट। सल्फेट की संयोजकता हम सबको पता है -2 होती है, सोडियम की 1 + 1 होती है, एक्सचेंज करेंगे तो क्या बनेगा, Na2SO4 क्या बनेगा, Na2SO4 का क्या बचेगा यहाँ पे, Na2SO4, ये क्या है, लवण है। बात क्लियर है। देखो जब किसी, ये हो गया अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये हो गया क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो जब अम्ल की किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बचता है, लवण बचता है, क्या बचता है, लवण बचता है और जल बचता है। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, अम्लों से क्रिया में लिखेंगे, जब किसी अम्ल की क्षारक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, है ना, जब किसी अम्ल की क्षारक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल मिलते हैं। क्या मिलता है, लवण और जल मिलते हैं। बात क्लियर है, बात क्लियर है। नोट करो, नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो, हो गया, ठीक है। बस एक और लास्ट अभिक्रिया हमारी जो बची है क्षारक में, अम्ल और क्षारक में, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे नए टॉपिक पे। चलो देखो, एक अभिक्रिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या है, उदासीनीकरण, इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिए। उदासीन मतलब होता है ना तो अम्ल पाया जाए ना ही क्षार पाया जाए। उदासीन क्या होता है, ना तो अम्ल पाया जाए और ना ही क्षार पाया जाए, समझ रहे हो ना। अभिक्रिया हो, अभिकारक में तो अम्ल क्षार हो सकते हैं, लेकिन कहां नहीं हो सकते, उत्पाद में, उत्पाद में अम्ल क्षार नहीं बनेंगे ना, बिल्कुल उदासीन हो जाएगा। जो उत्पाद बचेगा ना वो क्या होगा, ना तो अम्लीय प्रकृति का होगा ना ही क्षारीय प्रकृति का, बिल्कुल उदासीन हो जाएगा, मतलब अम्लीय भी नहीं और क्षारीय भी नहीं। देखो हम मान लेते हैं उदासीन। अब अम्ल और क्षार को मिलाकर हमें क्या करना है, उदासीन करना है। देखो जब हम किसी भी अम्ल की क्रिया क्षारक से करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो प्राप्त होता है लवण और जल। जो आप सबको पता है, जो लवण होता है ना उसमें ना तो अम्ल होता है ना क्षार होता है, जल में भी क्या होता है, ना तो अम्ल ना क्षार, अगर होगा तो अम्ल क्षार दोनों होंगे, क्योंकि ये जल जो होता है क्या होता है, उदासीन होता है, जिसका pH 7 होता है। अभी pH आगे पढ़ेंगे ठीक है ना। अम्ल, यहाँ पे अम्ल वही लेते हैं, HCl ले लिया हमने, अम्ल आपकी बात से क्या लिया, HCl, क्षारक ले लिया NaOH, ठीक है ना, ये हो गया, OH दिखाई दे रहा मतलब क्षारक, H दिखाई दे रहा मतलब अम्ल, ठीक है ना। अम्ल की क्रिया जो क्षारक से करवाएंगे तो सबसे पहले तो जल निकालेंगे। देखो बात की बात, देखो ये H और ये OH जाएगा, H2O बनाएगा जल, क्या इसकी 2 1H 2H और O,
H2 हो जाएगा। फिर NaCl से क्रिया करेगा, NaCl बनाएगा, क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। देखो यहाँ पे ये था अम्ल HCl, ये था क्षार NaOH, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक। यहाँ पे इसने बनाया नमक NaCl, NaCl नमक बनाया। नमक क्या होता है, लवण होता है, क्या होता है, लवण होता है। और लवण है नमक, ना तो इसमें अम्ल है ना क्षार। H2O जल है, ये तो पहले से उदासीन है, मतलब अम्लीय प्रकृति का भी नहीं और क्षारीय प्रकृति का भी नहीं, है ना। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया मतलब अम्ल और क्षार। कैसे लिखेंगे डिफिनेशन, एक और उदाहरण देखते हैं पहले। H2SO4 जब KOH के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, वही होता है ना, यहां से हाइड्रोजन जाएगा, यहां से OH जाएगा, तो सबसे पहले जल निकलेगा। जल निकालने के बाद फिर क्या होगा, यहां से SO4 के साथ क्रिया करेगा, K2SO4 बनाएगा, पोटेशियम सल्फेट। क्यों, क्योंकि सोडियम पोटेशियम की संयोजकता +1, सल्फेट की संयोजकता -2, एक्सचेंज करेंगे, क्या बनाएगा, K2SO4, ठीक है ना। देखो यहां पे हमने क्या लिया था, ये था अम्ल, ये था क्षार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसने बनाया क्या, लवण, किसका, पोटेशियम का, पोटेशियम सल्फेट लवण है, और ये क्या है, जल, जो कि उदासीन है ना। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, आपको लिखा भी देते हैं, समझ लो। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या लिखेंगे, लिखेंगे जब अम्ल, या तो ऐसे लिखेंगे अम्ल, केवल अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से लवण और जल मिलते हैं, है ना। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नोट कर लो जल्दी से, ठीक है, बात यहां तक क्लियर, ठीक है। आज हमने इस अपनी क्लास में क्षार को भी खत्म कर दिया। क्षार खत्म नहीं हुआ, पढ़ लिया, खत्म नहीं करना है, अभी समझो, आगे पढ़ना भी है। तो आज के इस लेक्चर में बस हम इतना ही रखेंगे। उम्मीद है बहुत बढ़िया ढंग से समझ आया होगा। होमवर्क के लिए आपको फिर से बता दें, होमवर्क के लिए सभी लोग तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद होमवर्क के लिए ऑनलाइन जो बच्चे पढ़ते हैं, ऑनलाइन बच्चे, वो हमें एक अम्ल और एक क्षार कमेंट करके बताएंगे, कौन सा एक अम्ल है, कौन सा एक क्षार है, उसका नाम बताएंगे। जैसे यहाँ पे HCl है तो इसका नाम HCl के आगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखेंगे, है ना। यहाँ पे NaOH है तो इसका नाम लिखेंगे NaOH, उसके बाद सामने लिख देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद में जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं, ऑफलाइन बच्चे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, इसका ये और ये दो उदाहरण के अलावा एक और उदाहरण, तीसरा उदाहरण भी लिख के लाएंगे, ये परिभाषा भी लिखेंगे, ठीक है ना। होमवर्क बस इतना ही। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अपने नए लेक्चर में, है ना। जब तक के लिए जय हिंद।